नमस्कार बंधुओं। दुनिया भर में हर साल 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। मेनोपॉज एक महिला के जीवन का सबसे अहम पड़ाव है। यह खास तौर पे 40 से 50 की उम्र में होता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई सारे बदलाव आते हैं, जिसका असर उनके शरीर पर नजर आने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टर से परामर्श लें। तो चलिए आज मिलते हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी से और जानते हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज क्या है? वुमेन हेल्थ की जहां तक बात आती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है मीनोपॉज। जी हाँ, पूरे जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जिसे कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज यानी कि मासिक धर्म का बंद होना। और ये वो एज होती है जिस पर महिला पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चिंताएं होती हैं घरेलू। और आज की नारी जो बाहर निकलकर अपने हर महकमे में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है, अपनी जॉब करती है, परिवार को एक आर्थिक योगदान भी देती है, उसकी एक सामाजिक उसका रेपुटेशन होती है। और बच्चों के ऊपर भी उसका जो एक नियंत्रण होता है, वो आज के बच्चे स्वच्छंदता चाहते हैं तो वो भी एक इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। तो सब तरह की परिस्थितियों से घिरी हुई होती है और उसके ऊपर उस पे एक प्राकृतिक दबाव बन जाता है और वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है जिसे कि आजकल हैंडल करना बहुत जरूरी हो गया। पुराने जमाने में महिलाएं अपने आप पर इतना ध्यान नहीं देती थी और मीनोपॉज को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, ना इतनी जानकारी थी। लेकिन आज के ज़माने में जब स्त्री अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है और उसके ऊपर इतनी अहम जिम्मेदारियां हैं, तो जीवन के इस जो पड़ाव के ऊपर भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और मीनोपॉज के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। क्या होता है मीनोपॉज? देखिए, ओवरीज जो होती हैं, अंडाशय जिसे बोलते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं 11-12 साल की उम्र में और उनमें हर माह अंडा बनता है और वो हार्मोन रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उससे मासिक धर्म होता है और पूरा चक्र चलता है हर महीने। और वुमेन जो होती है वो चाइल्ड बियरिंग एज में एंटर कर जाती है 16-17 साल के आसपास और वो अडल्ट बन जाती है। फिर उसके बाद ये हर महीने चक्र चलता रहता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव जो होता है वो अंडाशय के द्वारा होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फेमिनाइन हार्मोन होता है जो औरत को के पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, बोन्स हो, सबके लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन की अपनी एक अहम भूमिका होती है। नारी को नारीत्व तो देता ही है ईस्ट्रोजन, फेमिनिज्म जिसे हम बोलते हैं, और उससे इस पूरे मासिक धर्म की जो पूरा चलता रहता है। लेकिन एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है कि ओवरीज अपना काम धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देती हैं, उनमें अंडे धीरे धीरे कम बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब एकदम बंद हो जाते हैं तो मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, जिसे हिंदी में रजो निवृत्ति कहते हैं। तो उस पड़ाव को मीनोपॉज कहते हैं इंग्लिश में। मेनोपॉज किस उम्र में जाकर बंद होता है? तो ये सडन नहीं होता, अचानक नहीं होता। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें अचानक भी होता है, लेकिन जो कुदरती हम बात कर रहे हैं उसमें वो धीरे धीरे होता है। और 35-40 की उम्र के बाद, आज के जमाने में जहाँ रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, खान पान ऐसा हो गया, लाइफस्टाइल ऐसी होगी, तो मीनोपॉज की एज जल्दी हो गई है। 35 के बाद ही महिलाएं कहनी शुरू कर देती हैं कि हमें मासिक धर्म प्रॉपर नहीं हो रहा, कम होता है या बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड है। तो ये पेरीमीनोपॉजल स्टेज होती है 35 से 40 के आसपास, और 40 से 45 के बीच में आजकल मीनोपॉज हो रहा है। मीन एज जो है वो 45 साल है और वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 51 साल कही गई है। तो पहले के जमाने में मीन एज जो थी वो आज से 10-15 साल पहले वो 50-51 थी, लेकिन अभी जो सारी स्थितियां हैं उनको देखते हुए मीन एज मीनोपॉज की 45 बताई गई है। मेनोपॉज को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक पेरीमीनोपॉजल, जब ओवरीज काम करना शुरू कर देती हैं और उस टाइम मासिक धर्म की अनियमितताएं हो जाती हैं, फीमेल्स को थोड़ा चिड़चिड़ापन और अजीब सा लगना और ब्रेस्ट पेन, और लगता है कि हाँ शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। और एक जब मीनोपॉज जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, रजो निवृत्ति हो जाती है, मासिक धर्म नहीं आता, तो ये कब कहा जाएगा? जब 1 साल तक मासिक
धर्म नहीं आए तो उसे मीनोपॉज की श्रेणी में रखा जाता है। और एक होता है पोस्ट मीनोपॉज, यानी मीनोपॉज हो गया, 1 साल तक मासिक धर्म नहीं आया, उसके बाद की जो अवस्था होती है 2-3 साल वाली, उसे पोस्ट मीनोपॉजल कहते हैं। तो इस प्रकार से मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज। पैरामेनोपॉज के क्या लक्षण होते हैं? तो अनियमित मासिक धर्म आता है, कम आता है, बहुत दिनों बाद आता है, 2 महीने से आया, 2.5 महीने से आया, और स्किन की ड्राइनेस होने लग जाती है, विजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग होती है, लिबिडो जिसे बोलते हैं, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, और इसी प्रकार से चिड़चिड़ापन, नींद की समस्याएं, यूरिनरी सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे पेशाब का रुकना, कंट्रोल उस पर कम हो जाता है, या फिर उसके हम जैसे हंसते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वीक होती हैं, तो पेशाब का निकलना, ये सारी चीजें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होती हैं। नींद की समस्याएं हो जाती हैं, तो वेजोमोटर टाइप सिम्टम्स भी आते हैं। वुमेन की जो एक सेल्फ एस्टीम होती है, लॉस ऑफ सेल्फ होने लग जाता है, उसे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि मेरे अब मतलब बस का नहीं है कुछ, चिड़चिड़ापन, हर बात पे और चिंता, अवसाद में रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये जब जैसे जैसे मीनोपॉज हो जाता है तो ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मीनोपॉज के बाद ये वाले जो वेजोमोटर सिम्टम्स हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, किसी भी समस्या को आप सुलझा नहीं पाते, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अनियंत्रित आपका व्यवहार हो जाता है, तो उसको परिवार को भी समझना चाहिए। और इसी प्रकार से जो मैंने अलग समस्याएं बताई, जैसे लॉस ऑफ लिबिडो है, या फिर जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए खुलकर अपनी जो हेल्थ वर्कर है उससे कंसल्ट करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके पास जाना चाहिए। अगर गांव की महिला है तो आशा है, या जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आगे जिला अस्पताल है, प्राइवेट है, सब तरह की फैसिलिटीज हैं, और इतनी जानकारी आज के जमाने में सबको होती है, तो आपको इन सब लक्षणों को खुलकर बताना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और फैमिली को भी कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस से महिला गुजर रही है, तो उसका एक बार हेल्थ चेकअप भी करवाना चाहिए और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए। हेल्थ चेकअप में क्या क्या करवाना चाहिए? कि इस समय एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो वजन बढ़ना होता है, अनियंत्रित वजन जो होता है। आप सब कुछ कर रहे हो, डाइट का भी ध्यान रख रहे हो और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिर भी वजन बढ़ता है, ये मीनोपॉजल है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ साथ लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से अपने आप ही अनियंत्रित हो जाते हैं। डायबिटीज होने का भी खतरा रहता है और हार्ट डिजीज होने का भी खतरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं से उबरने के लिए आपको एक बार हेल्थ केयर वर्कर के पास जाना चाहिए, अच्छी महिला चिकित्सक से आपको परामर्श लेना चाहिए, और सारी जितनी जांचें हैं, ब्लड शुगर की है, लिपिड प्रोफाइल की है, अल्ट्रासोनोग्राफी है कि किसी प्रकार का कोई पेल्विक ट्यूमर आपके उसमें तो नहीं पनप रहा है, इस एज में बहुत कॉमन होते हैं। ओवेरियन कार्सिनोमास भी बहुत कॉमन होते हैं। गर्भाशय की जो पैप स्मीयर एक जांच होती है जो गर्भाशय के मुंह के कैंसर के लिए होती है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो भी करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी करवानी चाहिए। इसी प्रकार से आपको अगर कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि एक सबसे जो साइड इफेक्ट मीनोपॉज का होता है, जो मैं पोस्ट मीनोपॉजल उसमें चर्चा करूंगी, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जो बोन्स होती हैं उसमें अपने आप कैल्शियम बाहर निकल के आता है, और महिलाओं की बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो अपने आप फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा और बोन फ्रैक्चर हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंसिडेंस होती है, तो उसके लिए विटामिन डी, सीरम कैल्शियम वगैरह इनकी जांच करवानी चाहिए, और इन सब बातों की जानकारी भी आपको हेल्थ केयर वर्कर से लेनी चाहिए। पोस्ट मेनोपॉज का शरीर पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, बाल, स्किन, ये सब ड्राइनेस हो जाएंगी, और विजाइनल ड्राइनेस होगी, इचिंग होगी, बार बार पेशाब में संक्रमण का होना, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी केयर भी करनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है, तो लिपिड प्रोफाइल की वजह से जो कार्डियक इफेक्ट होता है, हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है, तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल की जानकारी और कार्डियक चेकअप भी आपको टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना
चाहिए। अपनी बोन्स का जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए मीनोपॉज होने के बाद, और डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए अगर ऐसा होता है तो। और मूड स्विंग्स, बिहेवियर, नींद, इन सब का आपको योगा, मेडिटेशन जो भी है उससे इसका ध्यान रखना चाहिए। और फैमिली और सोसाइटी को तो सपोर्ट करना ही करना चाहिए, और सेल्फ को जो टाइम देंगे उससे, मेडिटेशन करेंगे उनसे, इन चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है। और इसी प्रकार से जो वेजोमेट्रो सिम्टम्स मैंने बताए उन सब का ध्यान रखना जरूरी है। कैटरैक्ट वगैरह होता है, सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज में डाइट क्या होनी चाहिए? डाइट का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है। डाइट में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, यानी बैलेंस डाइट लेनी है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, और कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं, लिपिड्स कम लेने हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हेल्प करता है, फिश है, और इसी प्रकार सोयाबीन है पल्सेस में, तो उसमें प्रोटीन जो होता है, आइसोफ्लेविन नाम का एक बहुत अच्छा वो होता है जो फाइटोइस्ट्रोजन बोलते हैं, इस्ट्रोजन का डेरिवेटिव होता है, वो उसमें मिलता है सोयाबीन में। तो सोयाबीन को अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। डाइट अच्छी लेनी चाहिए, बैलेंस लेनी चाहिए, और अपने आप को समय देना चाहिए। योगा है, मेडिटेशन है, या आपकी जो भी हॉबी है, गार्डनिंग है, या अपने लिए टाइम दो। सेल्फ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। और बहुत ज्यादा विचलित होने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती प्रक्रिया है और ईश्वर ने अपने शरीर को इसी उससे बनाया है। तो उसको अपने आप को पहले अपने आप से कोऑपरेट करें और फिर कोऑपरेशन मांगे, ये बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं, जिसमें मैंने सारे प्रोफाइल, हार्मोन प्रोफाइल है और अल्ट्रासाउंड है। साल में एक बार पैप स्मीयर जरूर करवाना चाहिए। और इसी के बाद आता है HRT, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, भी इसका एक ट्रीटमेंट पार्ट में आता है। लेकिन वो आप किसी बहुत अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट की परामर्श में ही लें, क्योंकि HRT के जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। तो जैसे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, वो भी HRT का एक साइड इफेक्ट है। इसी प्रकार के ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं और हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक HRT नहीं ले सकते। लोकल एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्रीम, बहुत ज़्यादा यूरिनरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाएं या वजाइनल ड्राइनेस वगैरह हो, तो लोकल एप्लीकेशन भी बताते हैं, ये भी चिकित्सकीय परामर्श से ही लेना चाहिए। और आप जो कर सकते हैं वो आपको करना ही है। और इसके अलावा जो इस ट्रीटमेंट में आता है वो एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स हैं, बहुत से नेचुरल हैं, जैसे कि चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है, फाइटोएस्ट्रोजन्स हैं, टिबिलॉन है, सिबिलॉन है, आजकल काफ़ी ये प्रचलन में है। एक ट्रिप्टोजियम वेलफ्रोडाई एक पौधा होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। तो इन सब से भी मेडिकेशंस बहुत बन रही हैं, जो डायरेक्ट हार्मोन न होके हार्मोन डेरिवेटिव है, नेचुरल जो अपनी जड़ी बूटियां होती हैं उनसे बनते हैं और टेस्टेड हैं ये, तो ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो ये भी लेना चाहिए। और मेरे ख्याल में काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो भी हार्मोन की कमी आए उसका, और जितने भी इस एज के कैंसर्स होते हैं उनके लिए अपने को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी वो है कि जीवन के हर पड़ाव के लिए एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।